प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने वालों को प्रकृति कभी माफ नहीं करती। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक आदमी ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की, पर वो वैसा कर नहीं पाया। उल्टा उसे ही ऐसी सजा मिली कि उसके बाद कोई भी आदमी ऐसा करने की सोचेगा भी नहीं। शमशेर अपनी छत पर खड़ा होकर आसमान में अपनी बंदूक से किसी पर निशाना लगा रहा था। अचानक उसे कुछ दिखा और उसने जोर से एक गोली फायर की। वो गोली सीधी जाकर उड़ती हुई चिड़िया को लगी और वो नीचे गिरकर मर गई। मंगो, उस चिड़िया को उठाओ, मैं दूसरी गिराता हूं। मंगू शमशेर का वफादार नौकर था। शिकार उठाकर घर में लाने के लिए शमशेर ने इसे काम पर रखा था। मंगू ने वो मरी हुई चिड़िया उठाई और एक बक्से में रख दी। उसके बाद शमशेर ने 3 और गोलियां मारकर 3 चिड़ियों को जान से मार दिया। मंगू, उन तीनों को भी अंदर ले आओ। आज तो शिकार करने में मजा ही आ गया। आज बहुत अलग तरह के पंछी मिले, घर की तो रौनक बढ़ जाएगी। मंगू चारों चिड़ियों को घर के अंदर ले आया। शमशेर भी ऊपर से नीचे आकर उन चिड़ियों को देखने लगा। मंगू एक आज्ञाकारी नौकर की तरह शमशेर की सारी बातें मानता था। वो तुरंत अंदर चला गया। इतने में शमशेर की बीवी रानी बाहर आई। ओ रानी, आओ आओ, आज के शिकार देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। आज मुझे 2 नई जाति के पंछी मिले हैं। शमशेर, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हारा इन पंछियों को मारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तुम क्यों इन मासूमों की जान लेते हो? रानी, अब ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और इतने पंछी हैं इस दुनिया में, अगर मैं 2-4 को रोज मार दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ता है, उनमें भी जान होती है। वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पर तुम ये सब नहीं समझोगे। देखो, अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। और एक बात कान खोल के सुन लो, ये पंछी बेचने के धंधे की वजह से ही हम इतनी दौलत कमा पाए हैं, वरना आज भी गरीबी में सड़ रहे होते हम। तुम्हें समझाना बेकार है, क्योंकि पैसों की लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, पर याद रखना, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक दिन सब भुगतना होगा तुम्हें। मैं किसी से नहीं डरता और कोई मेरा कुछ बुरा नहीं कर सकता। बस तुम अपना मुंह बंद रखो। रानी गुस्से में वहां से चली गई और मंगू वहां आ गया। क्या हुआ? चिड़िया को रख दिया? जी मालिक। ठीक है, कल और नए पंछी मारेंगे और ज्यादा मारेंगे। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। अगले दिन सुबह शमशेर फिर पंछियों को मारने निकल पड़ा। इस वक्त पंछी खाना ढूंढने के लिए अपने पेड़ों से बाहर निकलते हैं। हमें उसी वक्त उन्हें मारना है। अब जा, नीचे खड़ा रहे। मैं ऊपर जाकर एक को नीचे गिराता हूँ। तुम ध्यान रखना कि कौन सा पंछी कहाँ गिर रहा है। मंगू। जी मालिक। शमशेर ने छत पर जाकर पंछियों को मारना शुरू किया। जैसे जैसे वो पंछियों को मारता, मंगू उन्हें उठाकर बक्से में रख देता था। ये सब रानी नीचे खड़ी होकर देख रही थी। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद शमशेर रुका। आज उसने पूरे 10 पंछी मारे थे, इसलिए वो बहुत खुश था। वाह मंगू वाह, आज तो कमाल ही हो गया। पूरे 10 पंछी मारे आज। मालिक, क्या इन्हें अंदर रख दूं? हाँ हाँ, रख दे, अच्छे से रखना। जी मालिक। मंगू उन पंछियों को लेकर अंदर चला गया। इतने में शमशेर को किसी का फोन आया। हेलो, हाँ बोलिए सर। बहुत दिन हो गए, तुमने नया माल नहीं भेजा, धंधा बंद कर दिया क्या? अरे नहीं सर, कैसी बात करते हैं? आज ही नया माल इकट्ठा किया है। आप आकर देखिए और जो पसंद हो ले जाइए। ठीक है, आज शाम को आता हूँ, माल तैयार रखना। जी जी सर, आइए आइए। शमशेर ने जल्दी से फोन कट कर दिया। मंगू, ओ मंगू, अरे इधर आ, इधर जल्दी इधर आ। मंगू भागता हुआ आया। जी मालिक। सुन,
आज शाम को नील सर इन पंछियों को देखने आ रहे हैं। अगर इन्हें पसंद आ गए तो मजा आ जाएगा। सबको अच्छी तरह से सजा के रखा है ना? हाँ मालिक। बहुत अच्छे। शाम को नील पंछियों का सौदा करने आया। शमशेर उसे उस रूम में ले गया जहां वो पंछियों को रखता था। पर जैसे ही वो रूम में गए, शमशेर की आंखें घूम गई। वो डर गया क्योंकि अंदर एक भी पंछी नहीं था। ये क्या मजाक है शमशेर? नहीं सर, मजाक नहीं है। सारे पंछी तो यही थे। शमशेर को बहुत गुस्सा आया। मंगो, ये मंगो! शमशेर, मुझे ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं जा रहा हूँ। आगे से मुझे कोई फोन मत करना। नील वहां से गुस्सा होकर चला गया। कहाँ गए सारे पंछी? मुझे सच में नहीं पता सर, मैंने कुछ नहीं किया। क्या बात है, लगता है सारे पंछी उसने खरीद लिए। ज्यादा होशियारी मत करो। सारे पंछी किसी ने चुरा लिए हैं और मुझे पक्का यकीन है कि ये तुमने ही किया है। बकवास मत करो। मैं भला ये मरे हुए पंछी क्यों लूंगी? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। किसी को कुछ पता नहीं था कि सारे पंछी कहाँ गए या फिर कौन ले गया। रात हो गई। शमशेर और उसकी बीवी सोने चले गए। पर अचानक शमशेर को पंछियों की आवाजें आने लगी। उसने खिड़की खोलकर देखा तो बाहर एक भी पंछी नहीं था। क्या हुआ? मुझे ढेर सारे पंछियों की आवाज आ रही है। मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। तुम्हें तो हर वक्त वही बात सूझती है। सो जाओ। शमशेर को अब भी आवाज आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाजें बढ़ने लगी। आवाज चीख में तब्दील होने लगी। शमशेर उन सब चीजों को नजरअंदाज करके बेड पर सो गया। जैसे ही वो सोया, उसे अपने कमरे में ढेर सारे पंछी उड़ते हुए दिखने लगे। इस बार वो पंछी रानी को भी दिख रहे थे। दोनों डर गए क्योंकि उन सारे पंछियों से खून टपक रहा था। ये सारे पंछी तो वही हैं जिन्हें तुमने मारा था। ये सब यहाँ कैसे आ गए? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। उड़ते हुए पंछियों में से एक पंछी आकर शमशेर की छाती पर बैठ गया। शमशेर को उसका वजन इतना महसूस हो रहा था कि वो हिल भी नहीं पाया। उस एक चिड़िया का वजन एक हाथी के बराबर लग रहा था। कुछ देर बाद सारी चिड़िया आकर उसके शरीर पर बैठकर अपनी चोंच उसे मारने लगी। रानी दूर जाकर ये सब देख रही थी। थोड़ी देर बाद उस वजन की वजह से शमशेर की मौत हो गई। शमशेर के मरने के बाद सारी चिड़ियों ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। रानी को सारी बात समझ में आ गई। उसने मंगू की मदद से सारी चिड़ियों को गार्डन में दफन कर दिया। उसके बाद किसी ने वहां पर पंछियों का शिकार नहीं किया। ये कहानी है जमशेदपुर की। जमशेदपुर में एक झुमरी महल था जिसे लोग भूतिया महल के नाम से भी जानते थे। वहां के लोगों का कहना है कि झुमरी महल में किसी औरत का साया छत पर घूमता है। यहां तक कि लोगों को चिल्लाने की आवाज भी आती है, जिस वजह से लोग 8 बजे के बाद झुमरिया महल के आसपास भी नहीं जाते थे। फिर कुछ सालों बाद झुमरिया महल में एक घटना घटी। 3 लोग अपनी कार से जा रहे थे, पिंटू, राजू और रानी। ये लोग अपना रास्ता भटक गए। पिछले 1 घंटे से सही रास्ता ढूंढ रहे थे। रात होती ही जा रही थी। तभी राजू की गाड़ी को झटका लगा और झुमरी महल के सामने आकर गाड़ी रुक गई। गाड़ी बंद हो गई। क्या यार, पूरा प्लान चौपट कर दिया। वाओ, देखो क्या महल है। मैं तो बोलती हूँ इसी महल में रुक जाते हैं। पागल है क्या? कितना डरावना लग रहा है। फट गई क्या? मेरी 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 क्यों फटेगी? अरे चलो, यहाँ रुकना है ना तो यहीं रुकते हैं। मुझे तो ये महल डरावना नहीं बल्कि रोमांटिक लग रहा है। ऐसे पुराने महल में रोमांस करने का अलग ही मजा है। धत। अगर अब तुम दोनों लव बर्ड्स की बातें खत्म हो गई हो तो अंदर जाकर देखें।
तीनों महल की ओर बढ़ते हैं। मेन गेट से अंदर आते ही गेट बंद हो जाता है। ये देखकर पिंटू डर के मारे कांपने लगता है। तुम लोग अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये तेरा ससुराल नहीं है, ऐसे अकेले कहाँ जा रहा है? सुसु करने। वहां भी साथ आओगे क्या? जा जा। राजू और रानी एक कपल थे जिनकी बहुत जल्द शादी होने वाली थी। पिंटू दोनों का क्लोज फ्रेंड था। पिंटू झाड़ियों के बीच चला गया पेशाब करने। तभी उसका ध्यान सामने की ओर गया। तभी उसे दिखाई दिया कि एक परछाई छत पर घूम रही थी। अब उसका डर और बढ़ गया। वो दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास गया। यहाँ महल के अंदर राजू और रानी मेन हॉल में पहुंच चुके थे। उन्हें दिखाई देता है कि पिंटू पहले से सोफे पर बैठा है। अबे कमीने, तूने तो हमें डरा ही दिया। इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गया? पिंटू कुछ नहीं बोलता है, वो वहीं बैठा रहता है। राजू और रानी महल की सीढ़ियां चढ़ने लगे और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो सोफे पे बैठा है वो पिंटू नहीं बल्कि कोई और है। सोफे पर बैठा पिंटू उन दोनों को घूरता जा रहा था। रानी, एक किस तो दे। हाथ छोड़, कोई देख लेगा। यार, यहाँ कौन देखेगा? भूल मत, यहाँ पिंटू भी है। किस विश शादी के बाद। यार, कम से कम एक हक तो दे। रानी राजू को गले लगाती है। रानी की नजर पिंटू पे जाती है। पिंटू रानी को डरावनी नजरों से देख रहा था। पिंटू की आंखें लाल हो चुकी थी। रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या हुआ रानी? रानी पिंटू की तरफ इशारा करती है। राजू उस तरफ देखता है पर वहां कोई नहीं होता। राजू पीछे मुड़ता है तो रानी भी गायब हो गई होती है। रानी, रानी! राजू यहाँ वहां रानी को ढूंढ रहा है और ढूंढते हुए छत की ओर बढ़ता है। छत पर राजू की नजर रानी पर जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि राजू उसे पकड़ लेता है। तू पागल है? अभी छत से नीचे गिर जाती तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई रानी का हाथ पकड़ने की? तू मुझे डरा रही है? रानी के शरीर में झुमरिया महल की रानी घुस गई थी। हाथ छोड़ मेरा। नहीं तो क्या करेगी? बोलना। मुझे डरा रही है आवाज बदल के? रानी ने राजू का गला पकड़ के हवा में उठा लिया। राजू का दम घुटने लगा। रानी की आंखें लाल थी, उसके बाल उड़ रहे थे और वो अब किसी भूतनी से कम नहीं लग रही थी। तूने इस महल की रानी का हाथ पकड़ा, इतनी गुस्ताखी। इस गुस्ताखी की सजा तुझे जरूर मिलेगी। तभी छत की दूसरी तरफ से पिंटू ने जोर से चिल्लाया, राजू! पिंटू की चीख से रानी ने राजू का गला छोड़ दिया और वो खुद बेहोश हो जाती है। भाई, भाई चल यहाँ से। लगता है रानी किसी काले साये के वश में है। नहीं यार, तू रुक, मैं रानी को देखता हूँ। भाई नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी यहाँ से निकलते हैं। वो मुझे मारने वाली थी। वो तुझे भी मार देगी। वो हमारी रानी नहीं है, वो कोई और है। पिंटू डर डर के रानी के पास गया। रानी को उठाने लगा। पिंटू देखता है कि रानी सांस नहीं ले रही है। राजू देख, रानी सांस नहीं ले रही है। उस काली शक्ति ने रानी को मार दिया। पिंटू और राजू दोनों एक साथ रोने लगे। तभी छत का दरवाजा अपने आप जोर जोर से पटकने लगता है। ये देख के राजू पिंटू के रोंगटे खड़े हो गए और तभी रानी अचानक से जिंदा हो गई। मुझे बचाओ, बचाओ, वो मुझे मार देगी, मार देगी। हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। हाँ, जल्दी चलो। तीनों एक साथ हाथ पकड़ के और डरे डरे झुमरिया महल की सीढ़ियां उतर रहे हैं।
मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। वो लोग जैसे ही नीचे पहुंचे, महल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हम मारे जाएंगे। कुछ नहीं होगा हमें। मुझे पता है नीचे से एक रास्ता बाहर की तरफ जाता है। हम वहां से अपनी कार लेके चले जाएंगे। शांत रहो, शांत रहो। नहीं, वो काला साया हमें मार देगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम बच सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए। पिंटू सबको महल के पिछले दरवाजे से बाहर ले जा रहा था। उन्हें पता नहीं था कि उनका पीछा काला साया कर रहा था। तीनों सही सलामत महल के बाहर पहुंच गए। तभी वो काला साया रानी के पैर पकड़ के खींचने लगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। पिंटू और राजू पीछे मुड़े बिना ही रानी को अपने साथ खींचकर कार की ओर ले गए। जैसे तैसे वो लोग झुमरिया महल के गेट के बाहर निकले। तुम लोग कार में बैठो, कार में चलाता हूं। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। झुमरिया महल से हर तरह की आवाजें आ रही थी, हंसने की, रोने की, चिल्लाने की। हर तरफ से इतना शोर होने के चलते राजू के कान से खून निकलने लगा। और तभी कार स्टार्ट हो गई। हम बच गए, भगवान का शुक्र है। कार चलती जाती है। कार के साइड मिरर में दिखाई देता है महल के झाड़ियों में पिंटू की लाश पड़ी होती है। तू तो बोल रहा था तुझे कार ड्राइव करने नहीं आती है। फिर पिंटू ने अपना सर अगले दिन झुमरिया महल के पास कार एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत। ऐसा कहते हैं कि आज का समय कलयुग का समय है। जो इसे मानते हैं वो ये बात जानते हैं कि कलयुग में बुराई बढ़ने वाली है। आदमी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और एक दूसरे को मारते फिरेंगे। कोई किसी के बुरे वक्त में मदद नहीं करेगा, उल्टा सामने वाले की कमजोरी का फायदा उठाएगा। आज की इस कलयुग की कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है। एक रात प्रणित और एक डॉक्टर प्रणित के घर में बैठकर बातें कर रहे थे। प्रणित को एक बीमारी थी, उसी का इलाज करने के लिए डॉक्टर आई थी। देखो प्रणित, तुम्हें खुद का ध्यान खुद ही रखना होगा। तुम्हारी इस बीमारी की वजह से तुम्हारी सारी फैमिली तुम्हें छोड़कर चली गई है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं हिम्मत से ही काम ले रहा हूँ डॉक्टर, पर मैं क्या करूँ? मेरा डर बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हारी बीमारी को तुम अच्छी तरह से समझो। तुम्हें बचपन से ही अंधेरे से डर लगता है और जैसे जैसे तुम बड़े होते गए तुम्हारा डर भी बढ़ता गया। वही तो मैं भी कह रहा हूँ डॉक्टर। पर बचपन में तुम नादान थे, पर अब तुम्हें समझना होगा कि ये तुम्हारा वहम है, बाकी कुछ नहीं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ खुद को ये बताने की कि ये अंधेरे का डर कुछ नहीं है, पर हो ही नहीं पा रहा। और अब डर बढ़ने के साथ साथ मुझे डरावने वहम भी होते हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि नहीं, मैं नहीं बता सकता। प्रणित, तुम शांत रहो। अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? और मुझे सब कुछ पता नहीं चला तो मैं तुम्हारा इलाज कैसे करूंगी? बताओ। जब भी मेरा सामना अंधेरे से होता है तो मुझे लगता है आसपास की सारी ना हिलने वाली निर्जीव चीजें मुझे मारने आ रही हैं। ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें मिलकर मुझे अंधेरे में जकड़ देना चाहती हों। ठीक है प्रणित, मुझे तुम्हारी परेशानी समझ में आ रही है। फिलहाल के लिए ये दवाइयाँ ले लो, कल मैं आकर डोज बदल दूंगी। ठीक है डॉक्टर। अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना और अंधेरे से दूर रहना। डॉक्टर वहां से दवाई देकर चली गई। प्रणित ने दवाई खाई और लाइट वैसे ही चालू रखकर सोने के लिए चला गया। प्रणित बेड पर सोने ही जा रहा था, तभी अचानक घर की लाइट चली गई। घर में पूरा अंधेरा हो गया। प्रणित बहुत डर गया क्योंकि ये उसके साथ पहली बार हो रहा था। बाहर भी काला अंधेरा था और घर में भी। प्रणित पूरे घर में यहाँ वहां भागने लगा। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। डरना नहीं है, डरना नहीं है।
मुझे टॉर्च ढूंढनी होगी, वही रोशनी ला सकती है। वो टॉर्च को खोजने लगा। अचानक से उसे याद आया कि टॉर्च अलमारी में है। वो हिम्मत करके अलमारी के पास गया। जैसे ही उसने अलमारी खोली, अंदर के सारे कपड़े एकदम से उसके मुंह पर गिर गए। प्रणित और भी डर गया। बचाओ बचाओ! वो जैसे तैसे करके कपड़ों से बाहर आया। घर में अभी भी घना अंधेरा था और उसकी वजह से प्रणित बुरी तरह से डर रहा था। अचानक उसकी नजर अलमारी में रखे टॉर्च पर पड़ी। वो बहुत खुश हुआ, पर अगले ही पल उसे यह एहसास हुआ कि टॉर्च लेने के लिए उसे उस अलमारी के पास जाना होगा। वो डरते हुए धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर अलमारी की ओर जा रहा था। जैसे ही वो उस अलमारी के पास पहुंचा, उसने झट से टॉर्च उठाई और उसे चालू किया। कमरे में थोड़ी रोशनी फैल गई। प्रणित को थोड़ा अच्छा फील हुआ। वो उस टॉर्च की मदद से मीटर बॉक्स की तरफ आया और लाइट किस वजह से गई है ये मालूम करने की कोशिश करने लगा। आसपास के सारे घरों की लाइट है, मेरे ही घर को क्या हुआ है? वो जब मीटर बॉक्स चेक कर रहा था, तभी अचानक टॉर्च बंद पड़ गई। प्रणित फिर से डर गया। इस बार वो ज्यादा डर गया क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद वो टॉर्च थी। प्रणित उसे शुरू करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। एकदम से उसे घर के बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर प्रणित डर के मारे कांपने लगा और घर के अंदर भाग गया। प्रणित भागता हुआ अपने कमरे में जा पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि उसकी अलमारी अपनी जगह पर न होकर दूसरी जगह पर है। जो कपड़े गिरे हुए थे वो भी पूरे कमरे में फैल चुके हैं। ये आ गए, ये सब कपड़े, ये अलमारी मुझे मारना चाहती है। रोशनी, मुझे रोशनी खोजी होगी, वरना ये मुझे मार डालेंगे। मोमबत्ती लाया था मैं, पर वो तो अब किचन में होगी। मतलब अब किचन तक जाना होगा, वो भी इस जानलेवा अंधेरे में। नहीं नहीं, अगर बीच में ही किसी चीज ने मुझ पर हमला कर दिया तो नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्रणित वहीं अपने कमरे के एक कोने में बैठा रहा। उसका डर बढ़ता जा रहा था। बैठे बैठे उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सारे कपड़े, अलमारी, उसका बेड उसकी तरफ आ रहा है। अचानक उसकी अलमारी उसके ऊपर गिरने लगी। वो अलमारी उसके ऊपर गिरने ही वाली थी, पर प्रणित वहां से हट गया। वो इतना डर गया कि वहां से भागते हुए सीधे किचन में पहुंचा। जैसे ही वो किचन में पहुंचा, वहां की सारी चीजें हिलने लगी। उसकी आवाज के कारण प्रणित डर गया। वो किचन के बाहर भागने लगा, पर किचन का दरवाजा एकदम से बंद हो गया। ये सब मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। अचानक किचन की खिड़की जोर से बजने लगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी। वो आवाज इतनी बढ़ गई कि एकदम से खिड़की के सारे कांच टूट गए। कांच टूटते ही सारी आवाजें शांत हो गई। प्रणित खिड़की की तरफ ही देख रहा था। वो शांति से खड़ा ही था, तभी अचानक बाहर से एक चाकू तेजी से आकर उसकी छाती में घुस गया। प्रणित उस चाकू के एक ही वार में बुरी तरह से घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। वो जमीन पर तड़प रहा था। किसी भी समय वो मर सकता था। पर तभी अचानक उसके किचन का दरवाजा खुला और एक औरत की परछाई अंदर आने लगी। जैसे ही वो औरत अंदर आई, प्रणित उसे देखकर हैरान रह गया और अगले ही पल उसने अपना दम तोड़ दिया, क्योंकि वो औरत और कोई नहीं बल्कि उसी की डॉक्टर थी। डरपोक इंसान, तुम जैसों को इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। अब तुम्हारी सारी दौलत